तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आईएमपी आप लोगों के लिए है। क्योंकि अगर जो लोग मैथ में वीक हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं मैथ में तो कैसे पास होऊंगा, तो उनका बिल्कुल टेंशन खत्म होने वाला है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, आपको भी मालूम है। देखिए, दो तरीके से हम देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या है तो एक वीडियो में वास्तविक संख्या के सारे मोस्ट, त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का पूरा खत्म। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग तो उसका खत्म। तो उसका वीडियो जितना भी हमने बना रखा है उसका प्लेलिस्ट बना रखा है हमने चैनल पे, जाके वहां से देख लीजिए। 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए है। और ये जो वीडियो आपको मिल रही है, 1-1 घंटे की जो कंबाइंड वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसमें सब मिक्स क्वेश्चन है। कोई इस चैप्टर से, कोई उस चैप्टर से, अलग अलग चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही साथ बताए जा रहे हैं। और अगर चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए। तो चैप्टर वाइज कंप्लीट करा चुका हूं और ये मिक्स क्वेश्चन है। तो भाई मैथ में दिक्कत कहाँ से होगी, आप ही बताइए। चैप्टर वाइज पढ़ ही लिए हैं, मिक्स क्वेश्चन कर ही ले रहे हैं, तो कोई फेल कर देगा आपको? कभी जीवन में फेल नहीं कर पाएगा। हाँ, बस हाँ, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मतलब सारे क्वेश्चन आपको लगाना आना चाहिए। इसके बाद जाके चुपचाप एग्जाम दे के आइएगा। एक भी नंबर कम आएगा तो आप हमसे कहिएगा, लेकिन ईमानदारी से अगर पढ़ते हो तब आप। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितना क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस होगा उसे इतना याद रखिए, ये सारे प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आपको जानी है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ऊंचाई एवं दूरी से, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होता है इस चैप्टर से। कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना। चलिए बताता हूँ, आराम से इसको आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, डायग्राम फ्रेम कीजिए। जैसे बोला डायग्राम फ्रेम करना है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए मेरे प्यारे, कैसे डायग्राम सेट करते हैं। देखिए, कोई भी भूमि होता तो भूमि कैसे बनता है? ये आपका समतल भूमि है और यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। चलिए एक पतंग उड़ा देते हैं भाई। पतंग कैसे बनता है? बन जा भाई। हाँ, ये पतंग है। अब यह पतंग उड़ रहा है और भूमि से किसी एक बिंदु पे उसे बांध देना है। भूमि है, भूमि को मान लेता हूँ ये कोई बिंदु है, और इसी बिंदु से इस पतंग की डोरी को बांध देना है। ठीक है, बन गया। और यह मानते हुए चला है कि डोरी में कोई ढील नहीं, एकदम पूरा बिल्कुल टाइट बांधना है। और कह रहा है यह पतंग भूमि से कितनी दूरी पे है? तो 60 मीटर। भूमि ऊंचाई हमेशा सीधी मापेंगे। तो कितना मीटर है? 60 मीटर ऊपर है यह पतंग। किससे? भूमि से। यहाँ तक क्लियर हो गया। कह रहा है कि जो ये भूमि के बिंदु से उस पतंग की डोरी को बांधना है, तो यह डोरी भूमि के साथ कितना अंश का कोण बना रही है? तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री? 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमसे पूछ रहा है तो डोरी की लंबाई, यहाँ तक लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसको ए मान लेता हूँ, इसको इस बिंदु को बी और इस बिंदु को सी मान लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं डोरी की लंबाई 60 मीटर है। इससे हम लंबवत इससे नापते हैं, तो लंबवत का मतलब 90 अंश होता है। ठीक है, 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, और 60 अंश कोण, कोण के सापेक्ष जो भुजा कहलाती है उसे लंब कहते हैं। तो ये हो गया आपका लंब हो गया। ठीक है, और ये नीचे वाला आपका क्या हो गया? आधार हो गया। नीचे वाला आधार हो गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? तो ए बी की लंबाई पूछा है। ए बी मतलब यही तो डोरी है, ए बी की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो देखिए आराम से इसको लिखते हुए चलेंगे। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? हमें चाहिए ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई चाहिए हमें। ए सी की लंबाई दे चुका है। ए सी मतलब क्या है? यहाँ पे दूरी है पतंग से भूमि की। ए सी बराबर कितना दे रखा है? 60 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल होता है इसको सॉल्व करने का तौर तरीका। देखिए यहाँ पे आपको कर्ण निकालना है और ये लंब दे रखा है। आधार से मतलब कोई नहीं, आधार की कोई वैल्यू नहीं देखा है। तो लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय फलन में होता है? तो साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि 90 अंश का है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, क्योंकि लंब दिया है कर्ण निकालना है, तो उस लंब बटे कर्ण साइन थीटा में होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे के कर्ण होता है। लंब मतलब क्या? ए सी, और कर्ण मतलब क्या? ए बी। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, थीटा बोलो कितना है? 60 अंश। तो 60 अंश बराबर ए सी लंब, लंब कितना बड़ा? 60 मीटर, 60 मीटर बटे ए बी तो हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है।
अब देखिए साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3/2, ये तो याद होना ही चाहिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3/2, बराबरी हो जाएगा 60 बटे कितना, ए बी। अब ए बी को गुणा करड़ी में 3 में कर दीजिए तो हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे ए बी हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 60 दूनी के 120 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से ए बी की दूरी निकालूं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे में करड़ी में 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। सबको मालूम है कि भाग में कोई चीज आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए इसको मैं क्या करूंगा, कड़ी में 3 गुणा करके परिमेयकरण कर दूंगा। परिमेयकरण करना जानते हैं आप लोग, तो हो जाएगा ए बी बराबर 120 में करड़ी में 3 को गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 120 गुणे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 अब बटे में करड़ी में 3 को गुणा करड़ी में 3 होगा तो हो जाएगा 3, काट दीजिए कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 40 करड़ी में 3 मीटर। क्या आ जाएगा यह, ए बी की लंबाई, ए बी मतलब कि डोरी की लंबाई। तो डोरी की जो लंबाई निकल के आ गया आपका, डोरी की यह लंबाई है, इस तरह लिख लीजिएगा लंबाई। ए बी बराबर कितना, 4 कड़ी में 3 मीटर आ गया। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न बनना तय है। जैसे बोलेगा डायग्राम वैसे ही फ्रेम करके आप लोगों को लगा देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्वेश्चन नंबर पहला तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है इसको देखिए, यह प्रश्न बनना, एक प्रश्न यहाँ से बनना तय होता है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न बनना तय ही है। समझ लीजिए कि कह रहा है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो और कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, तो कह रहा है कि यहाँ पे ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 हो सकता है परंतु 90 से छोटा होना चाहिए, 90 हो 90 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। और ए और बी का जो वैल्यू निकालेंगे उसमें ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए, इतना कंडीशन आपको फॉलो करना है। तो देखिए हमको दिया क्या है कि साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1 बटे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए करना आपको क्या है, सिंपल। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे साइन ए माइनस बी, तो आप लिखेंगे साइन ए माइनस बी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए साइन कितना अंश का वैल्यू 1/2 होता है, साइन कितना अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। तो क्या मैं 1/2 को इस तरह लिख सकता हूँ, साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो आराम से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं पाऊंगा कि साइन से साइन को कैंसिल कर दूंगा और ए माइनस बी बराबर मिल जाएगा हमको 30 अंश, और इसी को समीकरण नंबर 1 मान लेना है आपको। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आइए तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, तो कॉस 60 अंश का वैल्यू, तो मैं 1/2 को लिख दूंगा कॉस 60 अंश, क्योंकि कॉस 60 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर कितना अंश, 60 अंश। समीकरण नंबर दूसरा, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दूंगा, क्योंकि प्लस भी है यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पे। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करके जाना आपको। ठीक है, जोड़ने पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका ए माइनस बी बराबर कितना, 30 अंश, समीकरण नंबर पहला। दूसरा आपका है ए प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर दूसरा। जोड़ देना है ना, जोड़ने पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए मिल के 2a और 30 और 60 मिल के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। जब ए बराबर अपने 45 लिया दिया तो ए का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो लिखेंगे ए बराबर 45 अंश का मान, ए बराबर 45 अंश का मान किसी भी समीकरण, दोनों समीकरण में किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पे, 2 में रखेंगे तभी आ जाएगा, 1 में रखने पर, अब 1 में चलिए रख देते हैं, तो एक समीकरण हमारे पास क्या है, ए माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश। ए का वैल्यू कितना रखना है, 45, तो 45 माइनस बी बराबर कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। और यहाँ से माइनस बी का वैल्यू निकालूँ तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश, प्लस 45 जाएगा तो माइनस 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ से माइनस बी बराबर क्या बचेगा, माइनस के 15 बचेगा।
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बी बराबर कितना आ जाएगा 15 अंश। तो देखिए ए बराबर क्या आ गया 45 है, बी बराबर 15। देखिए कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। कह रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू का जो आंसर आना चाहिए ए और बी का योग वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 45 और 15 कितना होता है 60। तो 45 और 15 60। तो देखिए 60 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। और कह रहा है कि ए और बी में ए बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ए बड़ा हो रहा है कि नहीं, ए 45 है, बी हमारे पास 15 ही है, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं, मतलब हमारा बिल्कुल सवाल सही है। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से बनना तय है, समझ लीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न बनना फिक्स है और इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा था। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यक्ष अक्ष पर, कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर वह बिंदु, कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2,-5 और बी -2,9 से समदूरस्थ है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है और इस बिंदु जो होगा एक्स अक्ष पर वो ए और बी से समदूरस्थ है, तो उसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। लेकिन वो बिंदु किस पे है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो सबको मालूम है कि एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को। देखिए लिखेंगे कि माना एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर, तो माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, चाहे Q मान लेते हैं। मान लेता हूं कि बिंदु P चाहे Q एक्स अक्ष पर स्थित है। तो माना एक्स अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक, मान लेता हूं कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु P है जो कि A और B से समदूरस्थ है, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स एक्स पे तो एक्स एक्स पे तो एक्स होगा, लेकिन वाई एक्स पे नहीं तो वाई एक्स का क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कामा 0 होता है। अगर ये वाई एक्स रहता तो वाई एक्स पर बिंदु का निर्देशांक, तो वाई एक्स पे क्या हो जाता, 0 कामा वाई हो जाता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक्स एक्स पर कोई बिंदु है और इस जो बिंदु होगा ना ए और बी से समदूरस्थ है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया कि माना एक्स एक्स पर वो बिंदु मान लिया कि पी, वो बिंदु पी है और उसका निर्देशांक हमारे पास क्या है, एक्स कामा 0 है, जो कि ए और बी से समदूरस्थ है। मतलब कि अगर बिंदु पी मान लिया जाए और पी का निर्देशांक है आपका एक्स कामा 0, और यह बिंदु मान लेता हूँ ए और ये बिंदु मान लेता हूँ क्या बी, तो ए का निर्देशांक कितना दिया है यहाँ पे 2,-5 और बी का निर्देशांक दिया है -2,9 दे रखा है, ठीक है। इससे दोनों समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे, मतलब कि ए पी की दूरी पी बी की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो क्वेश्चन में कहा है ना, ठीक है। तो वही कह रहा है, तब बताइए कि जो पी माने है पी का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे सिंपल बात है कि जब पी बिंदु जो है ए और बी से समदूरस्थ है, तो ए पी बराबर क्या होगा, पी बी, ए पी बराबर क्या होगा, पी बी होगा, यही ना होगा कंडीशन। अब ए पी के बीच की दूरी और पी बी के बीच की दूरी तो निकाल के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे तो यह हल होगा। यहाँ तक डायग्राम आपने फ्रेम कर लिया है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले ए पी के बीच की दूरी बराबर किसकी, पी बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, फार्मूला सबको मालूम है कि ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर पी बी की दूरी। तो पी बी की दूरी के लिए भी वही सेम फार्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के सेम ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा दोनों बिंदुओं के लिए। चलिए तो ये हल करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे किसके लिए, ए पी के लिए, ठीक है। तो ए पी के लिए क्या होगा, ए और पी, तो ए पी के लिए ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका y1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले ए पी का निकाल रहा हूँ, ठीक है। ए पी बराबर तो x2 यहाँ पे क्या है, तो x2 हमारे पास x है, तो x माइनस x1 कितना है 2, तो x - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y2 यहाँ पे क्या है 0 और माइनस y1 के यहाँ पे -5, तो -5 का होल स्क्वायर बराबर। अब हम निकालने वाला इधर की दूरी मतलब पी बी का, तो पी बी का निकालेंगे तो पी बी में ये आपका x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x2 यहाँ पे क्या है x माइनस x1 यहाँ पे -2 है, तो -2 तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस y2 यहाँ पे क्या है 0
और माइनस y1 क्या है यहाँ पे 9, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 9 हो जाएगा तो माइनस 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद आगे करना हमको क्या है कि हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, इससे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। इसी तरह इसको हल कर देते हैं तो हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर ये हो जाएगा इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 81। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। इसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पेज में अलग ले लेता हूँ। करना हमको यह है कि अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इधर दोनों को पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पे, दोनों वर्ग क्या करने पे वर्ग करने पे, वर्ग करने पे कड़ी हट जाती है तो कड़ी हट जाएगा तो इधर बच जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बच गया। इधर बच गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना बच गया 81 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे तो ये आपका a माइनस बी की होल स्क्वायर टूट जाएगा तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो होगा, और 20 प्लस 25 बराबर ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2a मतलब x और b मतलब 2 और प्लस क्या हो गया इधर 81 हो गया। तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी के 4x और प्लस कितना आ जाएगा 25 बराबर, इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस के 4 2 दूनी के 4x तो प्लस के 4x और प्लस के क्या हो जाएगा 81। इधर आपका x स्क्वायर इधर भी प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बच क्या जाएगा इधर देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस 4x और 25 और 4 कितना हो जाएगा प्लस 29 हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा आपका कि प्लस 4x 81 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4x और ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस के 4x बराबर 85 और यह प्लस 29 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 29 होगा ना, तो हो जाएगा माइनस 4x माइनस के 8x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 9 6 15 और यहाँ बचेगा 7 56। ठीक है, कितना बचेगा 56 तो घटा देंगे 8 7 56 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 7, x बराबर माइनस के 7 आ गया। तो हमसे p का निर्देशांक पूछा था इसलिए लिखेंगे बिंदु p का निर्देशांक, इसलिए बिंदु p का क्या निर्देशांक, अब p का निर्देशांक हमने क्या माना था तो p का निर्देशांक हमने माना था x कामा 0 तो x का वैल्यू कितना गया माइनस 7 कामा 0 तो अतः वह बिंदु का जो निर्देशांक होगा जो कि x पे उपस्थित है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा माइनस 7 कामा 0। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे विद्यार्थियों और इस प्रश्न को आपको आना ही चाहिए लगाना। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न अच्छे तरीके से। चलिए ये प्रश्न नंबर दिखा दूँ एक बार, ये नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर क्या था तीसरा था, बहुत ज़्यादा IMP प्रश्न था। चलिए तो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर अब चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं और उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसके दो मूल दिए हुए हैं जो कि एक अल्फा है और क्या है बीटा है। तो पूछ रहा है कि तब इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब इस समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा दे रखा है और इसका वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे मूलों का योगफल निकाल लिया जाए। तब दो मूल दिया है तो मूलों का योगफल निकल जाएगा कि नहीं, और दो मूल दिया है तो मूलों का गुणनफल भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले काम यही करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि इसलिए हल में मूलों का योग, मूलों का योग, पहले मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा अधन क्या बीटा, इन दोनों का योग, यही तो होगा मूलों का योग। दो मूल दिए हैं, इनका योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योग का फॉर्मूला हमने बताया था आप लोगों को कि माइनस यक्स का गुणांक, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, याद होना चाहिए तभी हल होगा। माइनस यक्स का क्या होता है
गुणांक और बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। कितने लोगों को ये फार्मूला याद था बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि फार्मूला याद था ये वाला। ठीक है, तो जब भी दो मूल दे देता है ना और दो मूल देने के बाद उसका योगफल, तो फार्मूला यही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका फार्मूला में ये यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या है, यक्स के साथ किसके साथ गुणा है, 3 के साथ, तो यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा -3, तो यक्स का गुणांक तो हो गया क्या आपका -3, और बटे में इधर आपका निकल रहा है अल्फा प्लस बीटा निकल रहा है। ठीक है, और बटे में यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, 2 का, तो ये गुणांक कहलाएगा, तो यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 3/2। पहला केस तो ये बन गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 आ गया। तो आपने ये तो मूलों का योग निकाला है ना, अब जस्ट निकालना है मूलों का गुणनफल, फिर लिखेंगे इसलिए मूलों का गुणनफल, इसलिए क्या लगाएंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। और मूलों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा मूलों गुणनफल बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है अचर पद, अचर पद मतलब कि सी, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यह होता है आपका क्या, दो मूल दिया रहेगा उसका गुणनफल निकालने का फॉर्मूला है। तो बच्चा अचर पद क्या है इसमें बताइए, तो ये तो यक्स का गुणांक हो गया, यक्स स्क्वायर गुणांक, अचर पद यही तो बच्चा 5, जिसके साथ कोई चर ना हो वही तो होगा, तो क्या हो जाएगा 5 आपका अचर पद, बटे में यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, तो बटे में 2, तो यहाँ पे आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया 5/2। जब दो चीज़ें निकल गया, योगफल इसका निकल गया और यहाँ पे क्या निकल गया, गुणनफल निकल गया, तो हमसे वैल्यू किसका पूछा था, इसलिए हमसे वैल्यू पूछा था कि अल्फा स्क्वायर बीटा और धन बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अल्फा इसमें भी है, अल्फा इसमें, बीटा इसमें, बीटा इसमें भी है। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे कि इसमें का सबसे कम अल्फा क्या है, एक अल्फा इसमें है एक बीटा इसमें, तो हम ऐसा काम करते हैं कि अल्फा और बीटा कामा ले लेते हैं, अल्फा बीटा कामा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक अल्फा और यहाँ पे एक बीटा बच जाएगा। ठीक है, बचेगा ना, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, दो मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2, तो इसके 5/2 फिर बीच में गुणा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2, तो यहाँ से इसे अगर मैं हल करूँ तो कितना आ जाएगा 15/4, ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो देखिए कितना सिंपल था, बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा एमपी प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये वाला प्रश्न तो अच्छे तरीके से ही क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4 कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इन तरह के प्रश्नों में। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और उसको देखिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए छोटा प्रश्न है, पहले चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा छोटा प्रश्न है। पूछता है आप लोगों को कि संख्याओं 130 और 280 का मसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा दो संख्या दिया, एक ठे दिया 130 और एक दिया 280, इसका मसा ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मसा इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब भी आ जाते यहाँ पे रफ कार्य में कैसे लिखते हैं, देखिए इधर में रफ कार्य करना है आपको। रफ कार्य करने में क्या करना है कि सबसे पहले देखेंगे कि 130 और क्या दिया है 280, और यहाँ हल में आपको लिखना है, हल में कि यहाँ पे 130 जो है वह छोटा है और 280 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि बड़े में छोटे का भाग देते हैं, तो रफ कार्य में आपको 280 में भाग देना है किससे, 130 से, तो भाग कितना जाएगा 13 दूनी की 26, 2 बार जाएगा 260 बार में, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 2, शेषफल क्या बच गया 20। अब इतना में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है, तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर BQ प्लस R, यही तो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है 280, तो 280 बराबर B का वैल्यू कितना है 130, और प्लस Q का वैल्यू कितना है 2, और शेषफल कितना आ गया 20, और यहाँ पे लिखना है कि अभी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब शेषफल अभी 0 नहीं आया है। ठीक है, अब हम 20 में 20, अब यहाँ पे 20 का भाग देंगे किस में 130 में, तो कितना बच जाएगा 6 बार, 20 6 के 120, कितना बचेगा शेषफल 10। अब इतना में हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, तो यहाँ पे अब ए का वैल्यू हो जाएगा 130, तो लिखेंगे 130 बराबर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और शेषफल कितना आया है 10,
फिर लिखेंगे r जो है विशेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। इसके बाद 10 में 10 का भाग देंगे किस में 20 में, तो 10 दूनी के 20। अब ये कैंसिल हो गया, कट गया। अब वितरण में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, भाज्य क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और शेषफल कितना आ गया 0, इसलिए r बराबर 0। तो जब r शेषफल 0 आ जाता है और जिस संख्या से कटता है वही आपका मसा कहलाता है। तो किस संख्या से कटा है 10 से, तो इसलिए लिखेंगे इसलिए 130 एंड 280 का जो आएगा एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मसा जो आएगा वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यही तरीका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करने का, ठीक है। तो इस तरह आप प्रॉपर मेथड से आप लोगों को करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा चाहे मसा निकलवा ले आपसे चाहे लसन निकलवा ले, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5वां, कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा प्रश्न है। और ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है कि एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, इस भिन्न का जो 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। और चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे हल करेंगे। 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि एक भिन्न का हर जो है ना उसके अंश से एक अधिक है। तो देखिए भिन्न होता है क्या, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। एक भिन्न का एक अंश होता है, एक हर होता है। तो कह रहा है कि वही हर जो है ना उसके अंश से एक अधिक है। तो जब तक आपको अंश नहीं मालूम रहेगा तब तक हर एक अधिक कर पाएंगे नहीं ना कर पाएंगे। तो पहले आपको अंश मालूम होना चाहिए। तो लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, तो माना भिन्न का अंश, तो मान लिया कि भिन्न का अंश जो है वो है x। तो भिन्न का अंश x है तो हर तो निकल ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा भिन्न का हर। इसलिए भिन्न का जो हर होगा वह अंश से एक अधिक है, तो मतलब अंश हमारा x है तो उससे एक अधिक कर दूंगा तो हमारा हर निकल गया, ठीक है। तो हर हमारा x+1, इसलिए जो हमारा भिन्न तैयार हो जाएगा, भिन्न, तो भिन्न हमारा कैसे लिखते हैं, तो भिन्न हमेशा लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में। ऊपर होता है आपका अंश और नीचे होता है आपका हर, इसलिए हमारा भिन्न तैयार क्या हो जाएगा, अंश की जगह हम लिख देंगे x और हर की जगह हमारा क्या है x+1। इसलिए जो हमारा भिन्न हो गया वह x बटे x+1 हमारा भिन्न बन के तैयार हो गया। अब जब यह भिन्न हमारा हो गया तो भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे इसका व्युत्क्रम लिखूँ तो यहाँ पे लिखूंगा भिन्न का व्युत्क्रम, मतलब कि इस भिन्न का उल्टा क्या होगा, तो भिन्न, इसलिए यहाँ लिखिएगा इसलिए भिन्न का क्या व्युत्क्रम। अगर व्युत्क्रम की बात करूं तो x+1 ऊपर चला जाएगा और x कहाँ जाएगा नीचे। तो यह इसका भिन्न का व्युत्क्रम है और ये आपका रियल भिन्न है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या बोला है उसी के अनुसार हम चलेंगे और हमारा सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि भिन्न का 3 गुना, जो आपका रियल भिन्न है उसका 3 गुना, मतलब कि 3 गुना करना है भिन्न का, जो आपका रियल भिन्न है उस भिन्न का अगर मैं 3 गुना बराबर होगा उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब यह व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के कितना 2 गुना से, 2 गुना के क्या होगा बराबर होगा। तो व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, एक कम का मतलब कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा तभी तो अंतर मालूम चलेगा। तो यही चीज कह रहा है कि भिन्न के 3 गुने इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो देखिए एक कम है, 2 गुने से एक कम कर दिया हमने, बस रखना है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे भिन्न, भिन्न हमारे पास क्या है x बटे में x+1, ठीक है। ये आपका रियल भिन्न है बराबर 2 गुने व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम के 2 गुना है तो 2 गुना क्या होगा व्युत्क्रम का x+1 बटे x, व्युत्क्रम की जगह लिख देंगे, उससे एक कम है तो एक घटा देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा आपका समीकरण बन गया, ठीक है। हल कर दीजिए, 3 को गुणा x में होगा तो हो जाएगा 3x और बटे में x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर, इसका गुणा इसमें कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 को गुणा x में करेंगे तो 2x, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 को गुणा 1 में करेंगे तो 2 और बटे में क्या गया x और माइनस के यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। हल करेंगे तो 3x बटे में x प्लस क्या है 1 बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा x, तो x कैंसिल तो हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1 का भाग देंगे x को गुणा 1 में करेंगे तो x ही आने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये कैसे हल होगा, तो हो जाएगा आपका 3x बटे में x प्लस क्या हो जाएगा 1
बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको, 2x में से x चला जाएगा तो 1x और प्लस 2 बटे में क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको गुणा कर देना है, 3x को गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर बराबर इसका गुणा इसमें। तो चलिए पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कैसे होगा, x प्लस 1 को गुणा कर देना है आपको x प्लस 2 में, इस तरह लिख लीजिए, तब गुणा करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बराबर x में x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 2 में x को गुणा करेंगे तो 2x और प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो x और प्लस 2 को गुणा x में करेंगे तो 2। इतना तो करना जानते ही आप लोग। तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और 2x 1x मिलकर हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ से निकल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, इधर बच गया आपका 0। तो 3x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए आपका गुणनखंड यहाँ पे फैक्टर कर देंगे तो माइनस 3x को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में माइनस 3x आ जाए और गुणा करने पे 4 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस के यहाँ पे लिख देता हूँ 4x और माइनस के यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ से मालूम क्या चल जाएगा हमें, यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ क्योंकि माइनस 4x और प्लस x, माइनस 4x में से 8x जाएगा तो माइनस के 3x और माइनस 4x और प्लस माइनस x के कितना हो जाएगा, 4x को गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बन रहा है कि नहीं फैक्टर, बिल्कुल बन रहा है बराबर 0। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, अरे बराबर यहाँ -2 तो भूल ही गया हूँ, यहाँ पे -2 लिख लीजिएगा -2। तो यहाँ पे पेयर बना लीजिए, तो पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x कम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका क्या, x माइनस 2 दूनी की 4 2 और प्लस यहाँ पे 1 काम ले लेंगे तो 1 का मतलब कि सेम चीज़ वही बचेगा बराबर 0। यहाँ पे भी x माइनस 2, यहाँ पे भी x माइनस 2, क्लियर है। तो काम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में हो जाएगा 2x प्लस क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार आपको करना क्या है कि एक बार x माइनस 2 बराबर 0 कर देना है और एक बार 2x प्लस 1 बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो हो जाएगा x बराबर 2 और ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस x और x बराबर हो जाएगा -1 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती, आप लोग जानते हैं भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम क्या लेंगे, x का वैल्यू नहीं लेंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे 2। तो हमसे लास्ट में पूछा था आता वह भिन्न, तो इसलिए वह भिन्न होगा, इसलिए वह भिन्न। तो भिन्न को हमने क्या माना था, x बटे x प्लस 1, यही ना माना था। तो x का रखेंगे 2 बटे 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 बटे 3। तो वह भिन्न क्या निकल के आ जाएगी, 2 बटे 3 आ जाएगी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न नंबर 6 है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 6। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रश्न नंबर 6 में, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ, और उसको देखेंगे। वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, छोटा ही प्रश्न है लेकिन बनता है। ठीक है, तो आराम से आप यह 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है प्रश्न, आराम से 2 नंबर मिलने वाला है आपका। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल कह रहा है कि इसका एक मूल है आपका -2, तो p का वैल्यू, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपको 2 रख देना है, बाकी आप p का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल होता है। तो x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस p बराबर क्या है आपका 0 है। ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे हम, x बराबर -2 समीकरण में रखने पे, समीकरण में रखने पे बस यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए कितना छोटा है लेकिन 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता है। ठीक है, रखने पे, तो रखने पे तो p का वैल्यू और x की जगह -2 रखेंगे तो x आ गया ना, तो -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2 गुणे -2 और प्लस p बराबर क्या हो गया 0। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 4 और प्लस p बराबर क्या आ गया 0। तो ये तो खुद आपका कैंसिल हो गया, 0 प्लस p बराबर क्या हो गया 0, 0 में p जोड़ेंगे तो p बराबर 0। तो यहाँ p का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से देखिए कितना छोटा है, मात्र 3 लाइन का है, लेकिन 2 नंबर फिक्स हो गया। यहाँ पे 2 नंबर आपका क्या हो गया फिक्स, क्योंकि ये प्रश्न हर साल लगता है कि हमको घुमा फिरा के ये दे देता है। ठीक है, तो इसलिए बता दिया हूँ ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे और 2 नंबर अपना क्लियर कर पाएंगे। तो ये प्रश्न नंबर 7 था। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न, कि एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि जो उसकी ऊंचाई होगी आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए डायग्राम फ्रेम करते हैं। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, सबको मालूम है कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 अंश का होता है। ये है BSC, ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे चुका है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि उसकी ऊंचाई, जो इसकी हाइट होगी ना, ये हाइट, इसकी ऊंचाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई जो आपकी है लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तक लंबाई नहीं मालूम रहेगी तो हम ऊंचाई बता पाएंगे नहीं। लंबाई मालूम रहेगी तो 7 जोड़कर उसकी ऊंचाई भी बता देंगे। तो पहले हमको लंबाई, हमको नहीं दिया तो लंबाई मानना पड़ेगा। ठीक है, जो कि जो आधार की लंबाई जो होगी उसको हमें मानेंगे तभी तो ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार। तो समकोण त्रिभुज का आधार यही तो लंबाई है, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई। इसको हम मान लेंगे क्या है, यक्स। तो यक्स सेंटीमीटर जैसे ही मानेंगे तो ऊंचाई तुरंत बता दूंगा, क्योंकि ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसलिए हम तुरंत बता पाएंगे त्रिभुज की ऊंचाई, कि जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी, त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वह यक्स प्लस 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बोल रखा है कि ऊंचाई जो होगी ना आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो हो गया। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला किसको किसको याद है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे चुका है कितना, 30। तो 30 सेंटीमीटर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे चुका है। ये हो गया 1/2, आधार की लंबाई कितना है माने है यक्स। ठीक है, और गुणे ऊंचाई कितना है, यक्स प्लस 7। बस यहाँ पे आप कैलकुलेट करके हल कर दीजिए। तो जगह 30 बराबर 1/2 गुणे यक्स में यक्स गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 यक्स, 2 भाग में हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 30 दूनी के 60, इधर बच गया 1 का गुणा, इतना हम करेंगे तो उतना ही आने वाला है, यक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 7 यक्स आएगा। सिंपल, इसको इधर लिख लीजिए, उसको उधर लिख लीजिए, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। सिंपल, तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 60 इधर आएगा तो -60 बराबर क्या बच गया, 0 बच गया आराम से। तो अब यहाँ फैक्टर कर लीजिए, जोड़ने पे क्या आ जाए 7 और गुणा करने पे -60 आ जाए, तो 12 5 60 यक्स स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिखेंगे 12 यक्स माइनस 5 यक्स, क्योंकि 12 में से 5 जाएगा तो 7, 12 में 5 गुणा करेंगे तो -60 यक्स आ जाएगा। ठीक है, -60 बराबर 0, इसके साथ इसका पेयर, इसके साथ इसका बना लीजिए। इसमें यक्स कॉमन मिला तो यक्स ले लेंगे तो यक्स प्लस 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो यक्स, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। 5 का भाग देंगे तो कितना बार 12, 12 में 12 5 60 होता है 0। इसमें भी यक्स प्लस 12, इसमें भी यक्स प्लस 12 कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा यक्स प्लस 12, इधर बच गया यक्स माइनस 5 बराबर 0। तो एक बार हमको करना है क्या है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसी के बराबर 0, तो हो जाएगा यक्स प्लस 12 बराबर 0। तो यक्स बराबर प्लस 12 उधर जाएगा तो -12, तो लंबाई कभी ऋणात्मक होती नहीं है तो कैंसिल। यहाँ होगा यक्स माइनस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर 5 आएगा। तो इसलिए हमसे क्या पूछा था, आधार की लंबाई, तो इसलिए जो आधार की हमारे पास जो लंबाई निकल के आई है, तो आधार की लंबाई हमने माना क्या माना था, यक्स माना था, तो यक्स का ही तो वैल्यू आया है, मतलब कि 5 कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आधार की क्या निकल गया लंबाई। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आईएमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है ये प्रश्न। ठीक है, और इस बार भी देखने को आपको मिलेगा, तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके चले आएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 8वां, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जितना में हमने छायांकित भाग आपको है उसका क्षेत्रफल ड्रा करना है, आपको ज्ञात करना है। और कह रहा है कि ABCD, जो ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है, और APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, और कह रहा है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर हम पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके और दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद पूरे वर्ग में से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो हमारे बच जाएगा कि नहीं? ये वाला पोर्शन आराम से बच जाएगा। यही काम हमको करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हल में। तो हल करते समय सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाएगा। इसको हम देखेंगे कि दिया है, आराम से लिखेंगे सिस्टम से ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाए। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दिया क्या दिया भाई? तो हमको दिया है वर्ग की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। यही तो दिया है वर्ग की भुजा। हमको एक चीज बता चुका है कि वर्ग की भुजा सभी भुजाएं बराबर होते हैं, मालूम है ना आपको? वर्ग की भुजा कितना होता है? 14 सेंटीमीटर दिया हमको। ठीक है, चलिए। और हमको क्या दे रखा है भाई? दो चीज दिया है, एपीडी और बीपीसी, दो क्या अर्धवृत्त हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि एपीडी तथा हमको एक और दिया है कि बीपीसी, दो अर्धवृत्त हैं। ये चीज दो चीज हमको दिया है। ठीक है, दो क्या है? अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्त हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि भुजा इसका 14 सेंटीमीटर है तो क्या मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ? क्योंकि त्रिज्या भुजा के क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, त्रिज्या इसलिए निकाला हूँ क्योंकि अर्धवृत्त काम आएगा। देखिए ये आपका क्या है? 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर तो ये भी पूरा जो जाएगा ये भी क्या होगा? पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे जो अर्धवृत्त के लिए ये यहाँ से यहाँ तक पोर्शन होगा 7 ना होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी? 14 बटे क्या हो जाएगा? 2। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7। तो यह चीज़ हमको दिया था, सब कुछ हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमको ज्ञात करना है, एक चीज़ याद रखिए कि ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्ध। तो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका ही होगा। तो एक निकाल कर 2 का गुणा कर दूंगा तो दोनों का निकल जाएगा आराम से। तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल, देखिए जितना एपीडी का क्षेत्रफल होगा ना वो बराबर होगा त्रिभुज किसके? बीपीसी के क्षेत्रफल के। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अर्धवृत्त हैं। तो अर्धवृत्त किसका? बीपीसी का क्षेत्रफल होगा कि नहीं? जितना इसका क्षेत्रफल बराबर उतना उतना ही क्षेत्रफल इसका भी बराबर होगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। इधर भी अर्धवृत्त वही है तो वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब बस कैलकुलेट करना तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकला है आर कितना? 7। तो हो जाएगा यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर बराबर। इधर भी सेम 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या वही 7 का होल स्क्वायर। यही होगा, कैलकुलेट कर देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से कितना? 1/2 1/2 और गुणे 22/7 और इसको क्या लिख देंगे? 7 × 7। इधर भी सेम 1/2 22 × 7 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, और 2 से कट जाएगा 11 बना, तो 11 7 77। इधर भी आ जाएगा 2 से कट जाएगा 11 11 77। मतलब ये प्रूफ हो गया कि दोनों अर्धवृत्त दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इधर इसका भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इसका भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना? दोनों का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दोनों का आ गया। अब देखिए करना क्या है हमें, अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग घटाऊंगा तो निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल का योग घटा दूंगा तो हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखूंगा इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर दूंगा क्या? एक अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल और धन एक अर्धवृत्त किसका? बीपीसी का क्षेत्रफल। बीपीसी का क्षेत्रफल में क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 196 माइनस एपीडी का कितना आया? 77, इसका भी कितना आया? 77।
तो हो जाएगा 196 माइनस 7 7 14 7 7 14 1 15 154। तो 196 में से 54 जाएगा तो कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी था और इस क्वेश्चन को तो आपको आना ही चाहिए लगाना। ठीक है, और आराम से जाके 2022 बोर्ड एग्जाम में देख आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए शंकु होता क्या है, शंकु जानते हैं आप लोग कैसे बनता है। यह है आपका शंकु। शंकु के आधार की त्रिज्या, यह आधार की त्रिज्या जो है आर से नोट करते हैं, ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो ये हाइट है, ऊंचाई दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। यह इसकी यह तिर्यक ऊंचाई होती है, यह ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज तो बन रहा है, समकोण त्रिभुज तो आधार है दिया लंब, कर्ण का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज इस तरह देखिए बन रहा है, छोटा सा ये समकोण त्रिभुज है, ये इसकी यल तिर्यक ऊंचाई है, यह इसकी आर है और यह हाइट है। तो कर्ण क्या होता है, तो यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो आर का स्क्वायर। यहाँ से यल निकालूंगा तो हो जाएगा कर्णी में एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इसमें रट्टा मारने वाले क्या जरूरत है, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है, निकाल लेंगे आराम से। तो लिखेंगे इसको हल कर समय कि ऊंचाई, ऊंचाई हमको दे रखा है, ऊंचाई मतलब एच, एच का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एच बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमको दे रखा है, त्रिज्या आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा कर्णी में एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से आप एल आराम से निकाल देंगे, कर्णी में एच, एच कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर धन आर कितना दिया था 3.5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा एल बराबर 12 का और कितना होता है 144 प्लस 35 का होता है 1225। तो एक है ना, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। एल बराबर 156.25 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, तो 125, क्योंकि 15,625 का 125 होता है, 2 अंक बाद लगा है तो एक अंक बाद लग जाएगा क्योंकि जोड़ा से बाहर निकलता है ना वर्गमूल। तो एक बात मतलब एल बराबर 12.5 है सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा शंकु का। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर 10वें में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने बताया, इतना ज़्यादा मोस्ट कि अगर डेली अगर वीडियो ऐसे देखते रहेंगे तो कोई आपको फेल ही नहीं कर सकता है, कभी नहीं फेल कर सकता है। ठीक है, यही प्रश्न बनेंगे आप लोगों में 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।